आप सभी का स्टार एजुकेशन परिवार में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 है। आप सभी को राधे राधे। और इस चैप्टर का नाम हमारा है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। बेहद आसान टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है और बहुत जल्दी आपको चीजें जो हैं वो समझ आ जाएंगी। देखिएगा, आज से पहले हम लोगों ने 5 चैप्टरों तक ये जान लिया था। बिल्कुल शुरुआत में हम लोग आदि मानव थे, यानी कि हम लोग जो है वो शिकार करके भोजन इकट्ठा किया करते थे। फिर धीरे धीरे हम लोग एक ही जगह पे रहने लग गए, यानी कि हम लोग हंटर गैदरिंग से एक स्थायी निवास पे आ गए, घर बना के रहने लग गए, अपना भोजन हम लोग खुद ही इकट्ठा करने लग गए। फिर हम धीरे धीरे आए हड़प्पा सभ्यता की ओर, तो एक बहुत ही बढ़िया किस्म के घरों में हम लोग रहने लग गए और एक अत्याधुनिक सभ्यता कह दीजिएगा, और एक बढ़िया घर बना के, पक्की ईंटों के घर बना के हम लोग रहने लग गए। फिर हम लोग धीरे धीरे जो आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों ने ये भी जानने सीख लिया कि कैसे कैसे सभाएं होती है, कैसे इकट्ठे बना लोग जो है वो मिलके रहा करते हैं। घोड़े हैं, रथ है, खिलौने हैं, या और बहुत सारी चीज़ों को जो है हमने इकट्ठा करना, व्यापार करना, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे शुरू कर दी। आज के चैप्टर में ये है कि एक शासन व्यवस्था है, यूं कहिएगा कि एक राज्य कैसे बना, एक राजा कैसे बनते थे उस समय में, और कौन कौन से प्रसिद्ध राजा थे। इस एनसीईआरटी 6th क्लास के अकॉर्डिंग हम लोग जो है मगध और वज्जी के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन आगे धीरे धीरे जाते रहेंगे तो हम लोग हर्यक वंश को या शिशुनाग वंश को, इनको मौर्य वंश को डिटेल से पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे आगे की क्लासों में। इस क्लास में छोटा सा हिंट है, वो जरूर जान के चलते हैं। तो बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि कुछ लोग वहां पे शासक कैसे बने थे। या देखिएगा, सबसे पहला मन में हमारे ये सवाल आता है कि ये राजा की पद्धति जो है ना, ये कहाँ से शुरू हुई है, या पुराने जमाने में कैसे जो लोग हैं राजा बनते थे। अगर आप बात करते हैं, अपने देश आज़ाद हुआ देखिएगा 1947 से, और 1947 के बाद की अगर हमें प्रक्रिया याद है तो ये है कि हम लोग वोट डालने जाते हैं। भाई यहाँ पर हर 5 साल बाद में मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं या प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, सांसद है, विधायक है, मतलब हम लोग वोट मतदान प्रक्रिया के द्वारा ही जो है वो अपना राजा चुनते हैं। चलिए, मेरा एक सवाल बीच में मुझे याद आया, बताइए मुझे मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, वोटर डे कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा तुरंत आप लोग। हाँ, तो बात क्या कर रहे थे हम लोग, उस अभी तो 40-50 सालों से दौर यही चल रहा है कि राजा बनने का मतदान के द्वारा ही है, लेकिन बात यह है कि आज से 3000 साल पहले जो थे ना, वो राजा कैसे बनते होंगे? तो वो लोग राजा बनते थे यज्ञ द्वारा। अब इनमें से एक प्रसिद्ध यज्ञ है जिसका नाम है अश्वमेध यज्ञ। आप लोगों ने रिसेंटली रामायण देख के हटे होंगे, ठीक है, और रामायण के अंदर ये वाला सीन जरूर आपको याद आ रहा होगा। भगवान श्री राम ने जो है वो एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ के अंदर बहुत सारे ऋषि मुनि संत जो हैं या दूसरे जगहों के राजा वगैरह जो हैं सारे साथ में आते हैं, ठीक है, और सारे राजा साथ में आते हैं और ये यज्ञ करवाया था भगवान श्री राम ने। मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूं ताकि जल्दी समझ आए। अब भगवान श्री राम जी ने यज्ञ करवाया तो आप लोगों ने देखा होगा कि शत्रुघ्न को उन्होंने कहा था कि एक घोड़ा तैयार करके लेके आए, ठीक है, लक्ष्मण को शत्रुघ्न को कहा था। अच्छा जी, एक घोड़ा तैयार करके लाए। अब शत्रुघ्न को ही कहा था कि इस घोड़े को जो है वो खुला स्वतंत्र छोड़ दीजिएगा और पीछे पीछे अपनी सेना लेके चलिएगा। उसी घोड़े के माथे पे लिख दिया गया था क्या, कि इस घोड़े को अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो उसको भगवान श्री राम की सेना के साथ में युद्ध करना होगा और उसे हराना होगा, ये चुनौती है। और अगर जाने दिया तो इसका मतलब ये है उसको भगवान श्री राम की, प्रभु श्री राम की शरण प्राप्ति होगी। तो ऐसे वो चलते गए और वो घोड़ा चलता गया। अब वो जहां जहां पे घोड़ा जाता रहता है, ठीक है, वो एरिया जो है वो भगवान श्री राम का यानी कि अयोध्या का होता जाता है धीरे धीरे, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे ऋषि थे, जैसे जमदग्नि थे, वशिष्ठ थे, कश्यप थे, अत्रि थे, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, बहुत सारे ऋषियों द्वारा ही यज्ञ जो है इसका आयोजन करवाया जाता है। इस तरीके से घोड़ा खुला छोड़ दिया जाता है, उसके पीछे सेना होती थी पहले, और जहां जहां ये घोड़ा जाता था वो एरिया जो है वो उसी के अंडर में आ जाता था जिस राजा का वो घोड़ा है। अच्छा, जिसने इसके आगे नतमस्तक किया या जिसने इसकी चुनौती को स्वीकार नहीं किया, वो उस क्षेत्र का राजा जो था, वो जो जिसने घोड़ा छोड़ा था उसी के राज दरबार में जाता, कुछ गिफ्ट वगैरह लेके जाता और उसके आदर मान सम्मान भी किया जाता था। बाद में शरण प्राप्ति करने की बात थी।
लेकिन आपको ये सीन भी शायद याद आ रहा होगा, उस घोड़े को रोका था बाद में लव कुश, भगवान श्री राम के दो पुत्रों ने, अच्छी तरीके से लड़ाई वगैरह भी हुई थी। ये सीन शायद आपको सारी चीज़ें जो है अब याद आ रही होगी, ठीक है। तो यही बिल्कुल टेक्निक थी, ये बिल्कुल सेम टेक्निक के द्वारा ही पहले राजा बना करते थे, ठीक है। जिसने चुनौती स्वीकार कर ली, युद्ध लड़ लिया, जीत गया, तो फिर वो सारा राजा उसी का राज्य जो है उसी का हो जाता था। तो पहले सारे के सारे इसी विधि द्वारा जो है वो राजा बना करते थे। तो 3000 साल पहले बड़े बड़े यज्ञ होते थे। अश्वमेध यज्ञ ही एक ऐसा आयोजन था, इसमें एक जो राजा थे वो एक घोड़े को स्वतंत्र छोड़ देते थे, रोका तो अश्वमेध यज्ञ करने वाले से जो है लड़ाई करनी पड़ती थी। जिसने भी रोका उसको, तो जिसने भी यज्ञ जो आयोजन कर रहा है उसे लड़ाई करनी पड़ती थी। हरा दिया तो मतलब ये है कि उसका राज्य उसी का हो जाएगा, और घोड़े को जाना दिया इसका मतलब ये हो गया कि अश्वमेध करने वाले जो राजा है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा मजबूत राजा है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित भी किया जाता था जिसने उनको जाने दिया था, और विशिष्ट पुरोहितों द्वारा उनका जो है मान सम्मान, उपहार, गिफ्ट वगैरह दिया जाता था। राजा को सिंहासन या बाग की खाल पे जो है वो बिठाया जाता था, और युद्ध क्षेत्र में जो है सारथी ही उनका सहचर होता था, मतलब साथ में एक सारथी होता था, बताता रहता था। अकेले खुद राजा युद्ध नहीं लड़ते थे, ज़्यादातर सेनाएं ही युद्ध लड़ती थी, ठीक है जी। अब यज्ञ के अवसर पर राजा की विधियों तथा अन्य गुणों का गान भी किया जाता था, ठीक है। और राजा के ऊपर जो है पुरोहित पवित्र जल छिड़काते थे। आपने ये सारी चीज रामायण के अंदर देखी होगी, ये सारी चीजें हुई थी। अब ये तो टेक्निक हमने पता लगा ली कि आज से 3000 साल पहले लोग जो है राजा कैसे बनते थे। अब अगला इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर वर्ण। अब देखिएगा, वर्ण निर्धारित करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल तक हम लोग पढ़ रहे थे वेदों के बारे में, एक ही वेद हमने जाना था, वो था ऋग्वेद। लेकिन आज ऋग्वेद के बाद में जो है बाकी और भी ग्रंथ रचे जाने लगे, और इस टाइम को हमने उत्तर वैदिक ग्रंथ के नाम से पुकार दिया। इसके अंदर बाकी और दूसरे वेद आ गए, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो मैंने आपको कल भी थोड़ा सा हिंट बताया होगा, ठीक है। सामवेद यानी कि संगीत, यजुर्वेद यानी कि यज्ञ, और अथर्ववेद यानी कि टोने टोट के हो गए या औषधि से संबंधित चीजें होगी। तो इनके अंदर जो है वो बहुत सारी चीजें ये शामिल हुई वर्ण व्यवस्था के अंदर। अच्छा, इस वर्ण व्यवस्था के अंदर एक चीज और आई आपकी कि इसमें एक समाज के बारे में बताया गया है, सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है, और यूं कहिएगा समाज के समूह के बारे में बताया गया है। अब उस जमाने में 3000 साल पहले समाज का समूह अगर वर्ड आता है तो कौन कौन लोग शामिल थे? एक तो पुरोहित शामिल थे, ठीक है। अच्छा, दूसरे शामिल थे योद्धा, ठीक है। पुरोहित मतलब मैंने आपको कल भी कहा था जो यज्ञ वगैरह करते हैं, योद्धा मतलब जो लड़ाई करते हैं। तीसरे थे कृषक, जो खेती बाड़ी करने वाले थे। अच्छा, अगले थे पशुपालक शामिल, जो कि मतलब पशुपालक यानी कि एनिमल रीयरिंग करते थे। व्यापारी यानी कि जो व्यवसाय करते थे। शिल्पकार यानी कि जो कुछ मूर्तियां वगैरह बनाने का काम किया करते थे। जब भी कभी आपको सामाजिक ग्रुप की बात आती है, ठीक है, कभी भी समाज के ग्रुप की बात आती है, तो इन्हीं शब्दों का नाम आपको याद रखना है। एक श्रमिक भी थे उस जमाने में जो काम किया करते थे, ठीक है। मछली पकड़ने वालों को भी शामिल किया गया इस समाज के ग्रुप में, और जंगल में रहने वाले लोगों को भी इस समाज के ग्रुप के अंदर जो है वो शामिल किया गया है। अच्छा, पुरोहित तथा योद्धा जो होते थे वो बहुत ज़्यादा वैभवशाली होते थे, उनके पास में बहुत ज़्यादा पैसे होते थे। 2 नंबर पे पैसे ज़्यादा होते थे कृषक और व्यापारी के पास में। अच्छा, जो पशुपालक थे, शिल्पकार थे, और ये श्रमिक थे, मछली पकड़ने वाले, शिकारी, भोजन इकट्ठा करने वाले, ये सारे गरीब कैटेगरी के अंदर आते थे। अब इन्हीं सभी को जो है ना 4 वर्गों के अंदर विभाजित कर दिया, जिन्हीं को आप लोग ना वर्ण कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर पहला वर्ग है आपका ब्राह्मण का, दूसरा वर्ग है हमारे शासकों का, तीसरा जो है वो वैश्य का, और चौथा जो है वो शूद्रों का। आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 मुख्य वर्ण व्यवस्था जो है उस जमाने में निकल के आती है। इसमें जो पहला हमारा ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का काम क्या था? वेदों का अध्ययन करना या यज्ञ करना। बेसिकली टीचर ही थे या दूसरों को पढ़ाने का काम करते थे, सर्वोच्च इन्हीं को रखा गया। दूसरा जो था वो क्षत्रिय थे, यानी कि काम करना उनका युद्ध ही था मेनली, और लोगों की रक्षा करना, राजा टाइप के कहिएगा आप लोग। तीसरे स्थान पे वैश्य आते थे। अच्छा, कृषक थे, पशुपालक थे, और व्यापारी इसी के अंदर आते हैं, मतलब जो बिजनेसमैन आते थे वो सारे यही थे। अच्छा, क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही को यज्ञ करने का भी अधिकार प्राप्त था साथ के साथ। लेकिन जो लास्ट स्थान पे शूद्र आए, इनका काम मेनली था कि ये जितने भी थे इन तीनों की सेवा करना, यानी कि श्रमिक आ गए, और इनको कोई भी यज्ञ के अंदर जो है वो जाने का अधिकार नहीं था। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ये थी, उस जमाने में औरतों को शूद्रों के समान ही समझा जाता था, भले ही वो ब्राह्मण घर की औरत हो, भले ही वो क्षत्रिय घर की हो, भले ही वो वैश्य घर की हो, शूद्रों के समान समझते थे। ना ही उनको वेद पाठ करने का जो है वो अधिकार था, ठीक है जी।
अब जब आगे जाते हैं हम लोग, तो महिलाओं को वेदों का अध्ययन करना भी नहीं था, मैंने आपको ये तो बता ही दिया। अगला एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, इसके अंदर जनपद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जन और पद। जन शब्द का मतलब सिंपल सा होता है, शाब्दिक अर्थ होता है जन का मतलब जगह जहां पे लोग रहते हो आपको, ठीक है। जन मतलब लोग होते हैं, पद मतलब रहना होता है। तो महायज्ञों को करने वाले राजा जो है अब जनपद में जो है ना होकर जनपदों के राजा बनने लग गए। अब आपको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ ये क्या बात है। पहले लोग जो थे वो एक छोटे से एरिया में 10-20 लोगों 10-20 घरों के ही मान लीजिए राजा हो गए, लेकिन अब एक पूरे गांव के राजा बनने लग गए। जन मतलब कुछ लोगों का समूह, लेकिन जनपद मतलब यूं मान लीजिएगा आप लोग कुछ गांव का समूह हो गया एक प्रकार का। या यूं आप छोटा आज के टाइम में एग्जाम्पल लेके चलिएगा, एक गांव होता है तो गांव का मालिक सरपंच हो गया, एक शहर का मालिक हो गया, और एक पूरे राज्य का मालिक हो गया, एक पूरे देश का मालिक हो गया। तो उस टाइम पे यूं मान लीजिएगा जनपद बनने तैयार हो गए आपके, ठीक है। और ये जनपद आप कंपेयर कर सकते हैं राज्य के मुकाबले या एक शहरों के मुकाबले, बड़े बड़े शहरों के मुकाबले, जहां पे बहुत सारे लोग जो है वो साथ में रहने लग गए। अब इस जनपद का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बता दिया, जन के बैठने की जगह, यानी कि लोगों के बैठने की जगह। आप ये मैप देखिएगा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जनपद दिखाए गए हैं आपके बहुत सारे, इनको धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। अब जनपद की बस्तियों में होता क्या क्या था देखिएगा, उनका एग्जाम्पल में एक तो दिल्ली में एक पुराना किला जो है वो जनपद की बस्तियों में शामिल है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के पार हस्तिनापुर, आप लोगों ने महाभारत अभी रिसेंटली देख के हटे होंगे, तो हस्तिनापुर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। एटा के पास अंतरज खेड़ा जो है वो एक जगह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि एटा वर्तमान में आधुनिक काल में किस जगह पे है, यानी कि किस राज्य के अंतर्गत आता है, बताइएगा अगर आपको याद है तो। अच्छा, यहाँ पर लोग झोंपड़ियों में रहते थे और मवेशी और अन्य जानवर पालते थे। ये जनपद की बारे में बता रहा हूँ आपको, जनपद के अंदर लोग झोंपड़ियों में रहते थे, मवेशी यानी कि गाय भैंस बकरी ये पालते थे जानवरों को। चावल है, गेहूं है, धान और ये आपका जो हुआ, गन्ना हुआ, तिल सरसों जैसी फसलें उगाते थे और यही खाते थे ये। अच्छा जी, मिट्टी के बर्तन बनाते थे और एक ग्रे कलर का जो है लाल रंग के बर्तन, ये कुछ इस टाइप के बर्तन, एक बहुत ही ज़्यादा फेमस बर्तन हुआ है ये, ठीक है। इसके ऊपर डिज़ाइन वगैरह करके, और उस ज़माने का ये प्रसिद्ध जो है चिकनी मिट्टी का बना हुआ बर्तन बताते हैं। कटोरियाँ टाइप की थी, थालियाँ भी इसी टाइप की थी, जिसमें भोजन वगैरह करने के या भोजन परोसने के लिए काम आया करती थी ये। अब जनपद के बाद में धीरे धीरे बनने लगे भाई महाजनपद। अब आप कंपेयर समझ लीजिएगा कि देश ही बन गया आपका एक प्रकार के। अब तक आप बात कर रहे थे शहरों की या राज्यों की, या अब राज्यों से ऊपर की बात आ गई आपकी देशों की। शुरुआत के काल में 16 महाजनपद थे इंडिया के अंदर, ठीक है। अब 16 के बारे में तो इस चैप्टर में नहीं है, धीरे धीरे आगे की क्लासों में जानेंगे आप लोग, लेकिन यहाँ पे है कि 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हीं को ही हम लोग महाजनपद कहने लग गए। इन्हीं महाजनपदों की राजधानी, जैसे भारत है तो भारत की एक राजधानी है, अमेरिका है तो अमेरिका की एक राजधानी है, ऐसे ही। और उनके चारों तरफ जो है किलेबंदी भी करते थे। किलेबंदी किस लिए? सिक्योरिटी पर्पज के लिए। उनको चारों तरफ से जो है एक बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवार बना दी जाती थी, और बड़ी ऊंची दीवार बनाते थे ताकि वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके भी। उस दीवारों को लांघ के आना इतना आसान भी नहीं था, और उनकी एक प्राइवेसी भी कह सकते हो आप लोग। अच्छा जी, अब एक इंपॉर्टेंट बात और भी होने लगी समाज में, वो क्या कि राजा सेना रखने लग चुके थे। अब तक राजाओं ने सेना नहीं रखी थी, लेकिन अब जो है राजा सेना रखने लग गए थे, और कुछ सिपाही भी रखने लगे। सिपाही वो जिनको पूरे साल के लिए वेतन दिया जाता था, और उनको चार दीवारियों के रूप में जो है बाहर चारों दीवारियों के ऊपर जो है खड़ा कर दिया जाता था, ताकि सिक्योरिटी पर्पज में, जैसे प्रहरी सेना वगैरह, आज आप इस चीज़ को इमेजिनेशन कर पा रहे होंगे। अच्छा, उनको दिया क्या जाता था? सिक्कों के रूप में जो है उनको वेतन मिलता था। इन सिक्कों के बारे में हम लोग आगे के 7वें 8वें चैप्टर के अंदर भी जानेंगे, पढ़ेंगे। 16 महाजनपद थे, उनके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मगध और वज्जी के बारे में इस चैप्टर के अंदर कहा गया है। वैसे मगध आपको मैं पहले चैप्टर से ही पढ़ा रहा हूँ, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। उसके अलावा बहुत 16 महाजनपद थे आपके, कई सारे गांधार है, कुरु है, पांचाल है, कौशाल है, मल्ली है, अंग है, ये सारे के सारे महाजनपद थे। इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। ये बड़ी दीवार जो है उस जमाने में कौशाम्बी की एक दीवार है, ठीक है, जो किलेबंदी के लिए बड़ी इतनी ऊंची दीवार बनाई गई है। ये उस टाइम का किला है, ठीक है। अच्छा, जमीन से थोड़ा ऊंचा भी बनाते थे और चारों तरफ बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बनाते थे सिक्योरिटी पर्पज के लिए। अच्छा, ये महाजनपद में रहते रहते ना टैक्स भी वसूलते थे, टैक्स व्यवस्था थी, कर व्यवस्था भी थी इनके अंदर।
अब ये टैक्स व्यवस्था क्या है भाई? टैक्स व्यवस्था ये है कि महाजनपद राजाओं को कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ने लगी। मतलब काम, कर्मचारियों का मतलब क्या है कि वो काम करने वाले लोगों की जो है आवश्यकता पड़ने लगी। इसके लिए जितने भी कर्मचारी रखेंगे तो उनको समय समय पे उनको भी पैसे देने पड़ेंगे, उनको टैक्स देना पड़ेगा, या उनको गिफ्ट वगैरह या उनको सैलरी वगैरह देनी पड़ेगी। अभी मैंने बताया। अब सैलरी दे कहां से? खुद के पास तो पैसा है नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि जनता पे निर्भर होना शुरू कर दिया। अब उनमें सबसे पहले जो फसलों पे ये टैक्स लगाते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स तो लगा ही फसलों पे है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ पे थे ही, खेती करने वाले किसान ही थे, और उपज का 1/6वां हिस्सा जो है उन्हें देना पड़ता था। कारीगरों के ऊपर भी टैक्स लगाए जाते थे। कारीगरों पे टैक्स किस प्रकार के? जैसे कोई लोहार है तो उसको राजा के लिए 1 महीने में 1 बार काम करना पड़ता था फ्री में। सुनार को भी ऐसे, ऐसे कोई बुनकर वगैरह है, इनके ऊपर इस टाइप का टैक्स था। अब मेनली कर जो है वो किन किन पे थे? जैसे पहला कर लगा है पशुपालकों पे। पशुपालकों का मतलब ये है कि जो अपना उत्पादन जो भी होता है, जैसे मान लेते हैं पशुपालक है और अपना दूध है, या मान लेते हैं भेड़ कोई पाल रहा है तो उसका ऊन वगैरह है वो देना पड़ता था जानवर, या उनके उत्पाद के रूप में देना। कई बार तो जानवर वगैरह भी देने पड़ जाते थे। और व्यापारी थे, व्यापारी को सामान वगैरह जब भी खरीदते थे बेचते, जैसे आज जीएसटी लगती है, उस टाइम की ये जीएसटी थी। आखेटक, आखेटक का मतलब मैंने कहा ना, शिकारी होते हैं, तो जंगल से जो भी वस्तुएं इकट्ठे करके लाते थे, जैसे खाल वगैरह होगी या मांस वगैरह हो गया, ये चीजें उनको टैक्स के रूप में राजा को देनी पड़ती थी। हालांकि कृषि में भी धीरे धीरे परिवर्तन आए थे। 2 बड़े परिवर्तन आए थे। उनमें पहला था कि पहले तो लोग खेती करते थे नॉर्मली, मैंने आपको हल वगैरह के बारे में बताया था, लकड़ी का हल था, लेकिन अब जो है लकड़ी का हल ना होके लोहे का हल बनने लग चुका है। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। फाल आप लोग सभी जानते होंगे ना, ठीक है? आप जानते हैं तो बताइएगा क्या होता है फाल, ठीक है? वैसे आपने देखा होगा यकीनन, लेकिन फिर भी आप बताइएगा। गर्ल्स शायद थोड़ा कम देखा होगा इसको, बॉयज लोग तो जानते होंगे। धान की पौध, आज से पहले क्या होता था कि वो चावल के सीधे बीज छिड़क देते थे खेतों में, लेकिन वो इतनी ज़्यादा उपज उसकी नहीं होती थी। लेकिन अब क्या करने लगे, ये समझदार हो गए, एक छोटी सी क्यारी में पहले जो है बीज छिड़कते थे, पौध तैयार करते थे, फिर उन पौधारोपण करते हैं। जैसे आज हम लोग जो है धान के पौधारोपण किया करते हैं। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत का काम था, लेकिन ये सारी की सारी मेहनत जो है वो कौन करते थे? वो सारे के सारे दास करते थे, दासियाँ करती थी, या गुलाम होते थे, या भूमिहीन खेतीहर। जैसे आज जिसके पास खेत जमीन नहीं है तो वो क्या करते हैं, किसी की जमीन आध पे या चौथ पे जैसे बा लेते हैं ना, उस टाइप से ये काम किया करते थे। हाँ, पहले के मुकाबले जो है पौधे की लाइफ भी अच्छी होगी और पैदावार भी बहुत अच्छी होने लगी। अब 2 बात करते हैं हम लोग सूक्ष्म निरीक्षण, जो क्लोज व्यू देखते हैं मगध का, ठीक है? मगध जो है वो 200 सालों के भीतर ही मगध सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जनपद था या महाजनपद था। क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि गंगा और सोन नदियों के दोआब में ये बसा हुआ था। जहां नदियां ज्यादा है वहां मैं आपको बता ही दूं क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो यातायात, यानी कि पानी के रास्ते से। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है जल वितरण, यानी कि आपका जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है खेती वगैरह के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है जहां पे पानी है नदी का, वहां पे जमीन भी बहुत उपजाऊ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है वहां की। और मगध का एक हिस्सा बहुत बड़ा जंगलों से घिरा हुआ था। अच्छा, जंगल पास में है तो लकड़ियों की कमी नहीं है, खाने पीने की चीजें, फ्रूट्स वगैरह, इनकी कमी नहीं है। अच्छा, इस क्षेत्र में लो एसिड की खदानें भी थी, तो ये हल वगैरह बनाने में भी बहुत ज्यादा इनको हेल्प मिलती थी। मजबूत औजार हथियार बनाने के लिए भी बहुत उपयोगी थे ये, ठीक है? क्योंकि लोहा ऐसा बहुत जरूरी है, लोहे के या कई सारे हथियार, तलवारें वगैरह, भाले वगैरह भी बनाया करते थे ये। इन जंगलों में ये हाथियों को पकड़कर उन्हें जो है वो ट्रेनिंग देते थे और फिर उन्हीं को इस सेना के अंदर काम में लिया जाता था। अब अगर हम मगध के बारे में जाने तो मगध के अंदर जो है ना 2 राजा मेन हुए थे, ठीक है? अब पहले जो राजा का नाम जो था ना वो कौन थे? पहले राजा का नाम था बिंबिसार, और इस बिंबिसार के ही पुत्र का नाम था अजातशत्रु। ये कई बार एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था? अजातशत्रु था। वैसे ये हर्यक वंश और शिशुनाग वंश और नंद वंश ये हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बिंबिसार आप याद कर लीजिएगा और बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु याद कर लीजिएगा। ये बहुत फेमस है, ये ध्यान रखिएगा। बिंबिसार है, बिंदुसार नहीं है। बिंदुसार मौर्य वंश के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पे एक महापद्मानंद जो है वो भी हुए थे, ठीक है? अब महापद्मानंद जो थे महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने नियंत्रण में अपने उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम भाग तो जो है अपना पूरा राजपाट फैला दिया था, ठीक है? ये महापद्मानंद थे और ये पूरा का पूरा एरिया जो था, ये वाला एरिया, ये सारा महापद्मानंद का था नंद वंश के अकॉर्डिंग। बिहार में राजगृह में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, जो बाद में कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही थी, और बाद में ये आज के समय में पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र के बाद में पटना बन गया वर्तमान की। ये कुछ इस टाइप की जगह है वर्तमान में यहाँ बनाया हुआ है।
इसी दौरान एक मैसेडोनिया के राजा, जिनका नाम था सिकंदर, विश्व विजेता भी इनको कहा है, 2300 साल पहले ये विश्व विजेता के अभियान पे निकले थे। इन्होंने जो है लगभग पूरी दुनिया को जीत ही लिया था, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जीता था, इन्होंने पूरी तरह सफल हो गए थे। मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को इन्होंने जीत भी लिया था, लेकिन ये धीरे धीरे करते भारत में आए और भारत में व्यास नदी के किनारे आते ही इनके सेना ने जो है आते ही पार करने से मना कर दिया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि सिकंदर की सेना ने कौन सी नदी को पार करने से मना किया था। व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था, क्योंकि उनको ये लगता था कि वहाँ के शासकों के पास में हाथी, घोड़े वगैरह, पैदल यात्री, बहुत सारी सेना थी, तो उनसे वो जीत नहीं पाएंगे। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे है वज्जी, ठीक है। मगध के नज़दीकी वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली थी, बिहार में ही। और यहाँ पे अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसको गण या संघ के नाम से पुकारते हैं। गण या संघ में बहुत सारे शासक होते थे और कभी कभी एक साथ जो है शासन किया करते थे, मतलब सारे ही राजा माने जाते थे, हर व्यक्ति को राजा कहा जाता था और सारे के सारे अनुष्ठान वगैरह करते थे, ठीक है। ये वज्जी का एक जगह है। सारे के सारे सभा करते थे, सभा के अंदर बातचीत करते थे, बहस करते थे और ये भी सोचते थे कि कैसे दूसरे राजाओं के आक्रमण से बचा जा सकता है, कैसे हम अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं। हाँ, इनके अंदर स्त्रियां और जो दास वगैरह होते थे, कामकर जो होते थे, इनको इस सभा के अंदर कभी भी हिस्सा जो है नहीं लेने दिया जाता था। बुद्ध और महावीर जो थे वो इस गण या संघ से ही संबंधित थे, जिनके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे 7वें चैप्टर के अंदर। कई राजा ने इन संघों को जीतना भी चाहा था, ठीक है। 1500 साल पहले इनका एक अपना राजपाट चलता था। गुप्त शासकों में गण और संघ को जो विजय प्राप्त कर उन्होंने ही अपना जो है वो राज्य में शामिल कर लिया था। अब वज्जी संघ का सबसे ज्यादा वर्णन कहाँ मिलता है? डीग निकाय से लिया गया है, जो कि बुद्ध के व्याख्यान जिसमें दिए गए हैं और इसको लगभग 2300 साल पहले ही लिखा गया है, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि अजातशत्रु और जो वज्जी का जो अजातशत्रु जो थे ना, उन्होंने वज्जी के अंदर एक वस्कार को, अपना एक मंत्री थे वस्कार, उनको बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा था। तो बुद्ध ने उनसे पूछा था कि वज्जी के अंदर सभाएं वगैरह सारी होती रहती है क्या? तो उन्होंने कहा होती रहती है। तो बुद्ध ने कहा था कि सभाएं अगर होती रही ना तो वो उन्नति करते रहेंगे और वे नियमित रूप से सभा करें, मिलजुल कर काम करें, स्त्रियों का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, अपने से जो निर्बल हैं उनका भी आदर करें, ठीक है। गांव के अंदर जो है हर चीज़ का रख रखाव करें, तो कभी भी वज्जी जो है उसका विनाश नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे फिर लोगों ने इन बातों को मानना छोड़ दिया था, क्योंकि स्त्रियों का सम्मान यहाँ पे नहीं होता था। एथेंस के लोगों ने, यहाँ पे एक वर्ड आता है एथेंस, यहाँ पे एथेंस ये है जो कि आपका सिकंदर जहाँ से निकल के आता है। तो एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की थी, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए प्रजातंत्र या गणतंत्र की स्थापना कहाँ से हुई है? एथेंस से। इसमें 30 साल के ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, ठीक है। जो दास नहीं थे उनको सारी को जो है वो पीआर मिली हुई थी, परमानेंट रेजिडेंसी मिली थी। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली थी, प्रजातंत्र और गणतंत्र वाली। और इनकी सभा जो है साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी प्रजातंत्र की। औरतों को नागरिक दर्जा कभी नहीं मिला था उस जमाने में भी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। नए शासक 3000 साल पहले आए थे, महाजनपद भी 3000 साल पहले, सिकंदर का आक्रमण जो है वो 2300 साल पहले, और गण या संघ का जो अंत हुआ लगभग 1500 साल पहले, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। ये लेक्चर सीरीज आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। वैसे आज का चैप्टर सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मजा आया होगा आपको। मतलब आसान था, कुछ था ही नहीं मुश्किल इसके अंदर जानने का। ये क्वेश्चन है, सही और गलत आप ही कमेंट में बताएंगे मुझे। जैसे पहला है, अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। क्या ये बात ठीक है गलत है बताइएगा आप लोग। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल छिड़काव करते थे, क्या ये ठीक है क्या बताइएगा। पुरातत्वविद को जनपदों की बस्तियों में महल मिले थे, क्या ये बताइएगा ठीक है क्या। चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था, ये बताइए। और महाजनपद में बहुत से नगर किला बंद थे, ये बताइएगा। सही गलत का बताइएगा भाई। आप कमेंट में इतना लिखिएगा कि पहला ठीक, पहला राइट, सेकंड रॉन्ग, ऐसे थर्ड राइट रॉन्ग, ऐसे जो भी है आप इसका आंसर बताइएगा। चलिएगा, कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, खुद भी खुश रहना और औरों को भी खुश रहने की वजह देना।